स्वागत है आज फिर से आपका प्रकाश के एक नए वीडियो में, जहां से हम फार्मूलों को सिद्ध करना पढ़ेंगे। और इसमें प्रकाश के चैप्टर में पहला फार्मूला हम प्रूव करेंगे, दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इस पे आपको आगे भी क्वेश्चन लगाने के लिए मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या संबंध होता है दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने दो दर्पण पढ़ा है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। तो पहला है हमारा अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? ये आपका होता है F इज इक्वल टू R बाई 2, या इसी को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। यानी जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है। यहाँ जो स्मॉल f है वो फोकस दूरी है और स्मॉल r है वो वक्रता त्रिज्या है। ध्यान रहे कि कभी कभी फोकस दूरी को कुछ लोग कैपिटल एफ लिख देते हैं, जबकि कैपिटल एफ आपका फोकस दूरी ना होकर वो मुख्य फोकस होता है। तो आइए इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण के लिए कहा गया है इसके उभरे हुए तल पर लेप लगा होता है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है। एक अवतल दर्पण है हमारे पास जिसका द्वारक है M1 M2 और इसका ध्रुव है P। प्रिंसिपल एक्सिस हम बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वक्रता केंद्र। और यहाँ पे इसके आधे दूरी पर लगभग आपका हो जाएगा मुख्य फोकस, यानी जिसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आपका मुख्य फोकस F। अब इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वहां तक की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे दर्पण में जो सारी दूरियां मेजर की जानी है वो ध्रुव से ही मेजर करेंगे, यानी सारी दूरियों को हम कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये दूरी आपका हो गया स्मॉल r, और मुख्य फोकस तक की दूरी आपका हो जाएगा स्मॉल f, यानी फोकस दूरी। अब आते हैं अनंत से, मान लीजिए किरण आ रही है, या यूं कहें कि एक वस्तु है O और O डैश, एक वस्तु है जो M1 M2 द्वारक के दर्पण के सामने O डैश रखा हुआ है, जिसके O डैश सिरे से प्रथम प्रकाश की किरण निकलती है जो कि पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी मुख्य अक्ष के समांतर है। आपने पहले ही पढ़ा है कि जो भी रेज मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें चूंकि यहाँ पे अवतल दर्पण है तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो इस प्रकार से पहली रेज आपकी होगी। दूसरी रेज इसमें नहीं हम दिखाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया इंसिडेंट पॉइंट। क्यों इंसिडेंट पॉइंट हुआ? क्योंकि आपने आपतन बिंदु की परिभाषा पढ़ा है जब आपको प्रकाश शुरुआती दौर में पढ़ाया गया था, तो उसमें यह बताया गया था कि जो कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पर जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब ध्यान रहे समतल दर्पण के लिए एक उसमें डिफिनेशन आपने पढ़ा था अभिलंब। अभिलंब क्या होता है समतल दर्पण के लिए? आपतन बिंदु पर तल के लंबवत खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब। लेकिन इसमें जो अभिलंब की डेफिनेशन होगी वो ये होगा कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है, गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश की कोई भी किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र से मिलाते हैं तो वह जो है रेखाखंड क्या कहलाएगा? अभिलंब। यानी अगर इसमें देखा जाए तो AC क्या है? अभिलंब। क्यों अभिलंब है? क्योंकि जो है A आपका आपतन बिंदु हुआ, C वक्रता केंद्र हुआ,
और आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड को हम अभिलंब कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब इसका अगर हमको लैंग्वेज लिखना है तो हम यहां लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण, कोष्ठक में लिख देंगे M1 M2, माने इसका द्वारक है। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 के सामने एक वस्तु O डैश है, जहां से आने वाली प्रकाश की किरण जो कि किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तित होकर, ध्यान रहे इसमें परावर्तन होता है तो यहां परावर्तित लिखेंगे। यही प्रक्रिया अगर लेंस के लिए होगी तो वहां अपवर्तन होगा तब अपवर्तित लिखा जाएगा। परावर्तित है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ये मुख्य फोकस F से होकर जाती है एवं आपतन बिंदु A को C से मिलाने पर अभिलंब आपका हो जाएगा CA प्राप्त होता है। चलिए अब आइए फिगर में देखते हैं। आपने परावर्तन से संबंधित नियम पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा होगा अगर कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तित होकर वापस लौटती है तो उसके लिए परावर्तन के कुछ नियम हैं, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपतन बिंदु, समतल दर्पण के लिए आपतन बिंदु और आपतित किरण और परावर्तित किरण सब एक ही जो है तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के इक्वल होता है। तो वही प्रक्रिया यहां भी लगेगा। अगर ये देखा जाए तो ये किरण दर्पण की ओर आ रही है तो ये आपका हो गया आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और ये किरण परावर्तित होकर वापस मतलब जा रही है तो ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब, CA आपका अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इस प्रकार से जो है ये कोण आपका बनेगा आपतन कोण, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। इसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब हुआ, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये हो जाएगा आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच में आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण बनेगा। यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि इसलिए आपतन कोण क्या होगा, कोण O डैश AC बराबर I एवं परावर्तन कोण COF बराबर R। यानी दो कोण आपको मिल गए, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब हम यहां कहेंगे चूंकि परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं इसलिए कोण O डैश AC बराबर कोण COF, अर्थात हम इसको कह सकते हैं I बराबर R। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं, यहां पे हमको एक समीकरण मिल गया। अब दूसरा हम निकालेंगे, चूंकि अगर देखा जाए तो इसमें यह कहा गया था कि O डैश A यानी पहली किरण जो आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि O डैश A जो रेखाखंड है वो पैरेलल है किसके, OP के। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके कई जो है नियम लागू होते हैं, जैसे उनके संगत कोण बराबर होंगे, उनके एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे और उनके क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होगा।
तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा, यहाँ पे एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, अर्थात ये रेखा और ये रेखा आपस में अगर समांतर है तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इसलिए कोण ओ डैश AC बराबर हो जाएगा कोण ACF के। किस नियम से? एकांतर अंतःकोण के नियम से, एकांतर अंतःकोण के प्रमेय से। तो ये दोनों कोण अगर बराबर हो गए तो ओ डैश AC किसके बराबर है? I के। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि कोण ACF बराबर कोण I। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ACF भी आपका किसके बराबर मिल गया? I के बराबर मिल गया। और यहाँ पे जो है आपका ये I और R इक्वल है, यानी हम इसको भी लिख सकते हैं I। ये कोण आपका ACF किसके बराबर मिल गया? I के बराबर। अब हम यहाँ पे लगाएंगे त्रिभुज, चूंकि हमारे पास एक त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में आपने पढ़ा है गणित में, ज्यामिति में, कि किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं या इसका व्युत्क्रम बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो त्रिभुज ACF में हमको मिला क्या है कि कोण ACF माने कि I और बराबर है कोण CAF के, माने ACF बराबर है CAF के। अगर ऐसा है तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, यहां आपका जो है CAF होना चाहिए, CAF। तो इस प्रकार से अगर ये दोनों कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं, चूंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी अगर कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये किसी त्रिभुज के लिए लगेगा, आपको गणित में ये प्रमेय मिल जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं ACF त्रिभुज के लिए कोण ACF के सामने की भुजा क्या है? ACF के सामने की भुजा है AF, यानी हम इसको AF लिख देंगे। और CAF यानी CAF के सामने की भुजा है CF, AF बराबर CF। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पे है जो कि आपको आगे भी डेरिवेशन में मिलता रहेगा। ये होगा कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, माने जो दर्पण है इसका जो द्वारक है वो छोटा है, तब क्या होगा? A टेंड्स टू P, यानी A P की तरफ अग्रसित होगा। अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तब जो A है वो P की तरफ होगा लगभग। और उस केस में, या हम यूं कहें A P की तरफ अग्रसित ना कहें तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं, ये दर्पण अगर सीधा हो जाए तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो AF है वो किसके बराबर हो जाएगा? PF। ये आपको याद रखना है कि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होगा तो AF बराबर किसके हो जाएगा? PF के। और अगर ऐसा हुआ तो AF को अगर हम PF के बराबर रखें तो हम इसलिए कह सकते हैं कि PF बराबर CF। PF किसके बराबर हो जाएगा? CF के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान रहे, सारे डिस्टेंस जो मेजर किए जाने हैं वो कहां से मेजर किए जाने हैं? P से, यानी सभी में P आना चाहिए। तो CF को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, या यूं हम कहते हैं कि CF जो हमारा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं PF, और CF को हम लिख सकते हैं PC माइनस PF, PC माइनस PF। PF को इधर ले आइए तो प्लस PF हो जाएगा, यानी PF प्लस PF बराबर क्या हो जाएगा? PC, यानी ये हो जाएगा 2PF और बराबर PC। अब आइए P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है वो देखते हैं क्या है। P से लेकर F तक का डिस्टेंस है स्मॉल f। अब ध्यान रहे, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखते हैं। एक
क्या वस्तु जो है जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो वस्तु की ओर है, या फिर दूसरा क्या हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो वस्तु के विपरीत ओर है। अगर वस्तु की ओर का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे यानी P से वस्तु की ओर की दूरियां मापेंगे, तो जो भी दूरियां हम रखेंगे वो माइनस के साथ रखेंगे, क्योंकि ये जो है आपका ऋणात्मक दिशा है। जब आप क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे या फिर संख्या रेखा पढ़े होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा कि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक है, तो यहाँ हम वस्तु के हिसाब से चलेंगे। वस्तु की ओर की दूरियां ऋणात्मक और वस्तु के विपरीत तरफ की दूरियां क्या हो जाएंगी, धनात्मक। तो इसमें 2pf यानी pf का मतलब स्मॉल f हुआ और वो आपका जो है बाईं ओर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं या -2f, 2 तो है ही है, pf को हमने f लिख दिया और बराबर pc को हम क्या लिख सकते हैं, p से लेकर c तक की दूरी वो r लिखेंगे, यानी माइनस के साथ रहेगा r। अब r के साथ माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 2 को उधर ले जाइए या r इज इक्वल टू 2, ये भी प्रूफ हो सकता है आपका। तो यहां से हम कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू r/2। इस प्रकार से ये आपका जो है अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध मिल गया। ध्यान रहे कि इस प्रकार का जो फार्मूला है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगाने के लिए आएंगे, तो इसमें आपका गलती ना हो। फिर से एक बार देख लीजिए, f इज इक्वल टू r/2। तो ये था आपका अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। आइए देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, उत्तल दर्पण के लिए किस प्रकार से हम सूत्र पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के लिए भी आपका सूत्र वही रहेगा, यानी यहां पे जो आपका दर्पण है वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए f इज इक्वल टू r/2 और r इज इक्वल टू 2f। बस केवल चेंज क्या होगा आपका, इसमें ध्यान रहे अगर आपने एक प्रकार का दर्पण पढ़ लिया तो दूसरा बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दोनों प्रकार के दर्पणों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, यानी दोनों का जो डेरिवेशन है वो बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो ध्यान रहे इसमें, ये आपका हो गया M1 M2 द्वारक का लैंग्वेज, इसमें आप लिख लेंगे स्वयं। और ये हो गया ध्रुव P, एक ऑब्जेक्ट है जो कि OO' है, यहां से जो पैरेलल रेज आती है वो टकरा के वापस लौटती है, लेकिन प्रतीत हो रहा है वो कहां से लौट रही है, इसके मुख्य फोकस F से। और ये हो गया वक्रता केंद्र C हो गया। अब क्या करेंगे, हम वक्रता केंद्र C से मिलाएंगे इसको इस प्रकार से, और इसको हम आगे भी बढ़ा देंगे। बहुत ही आसान है, ध्यान है, फिगर आपका मेंटेन हो चुका है। इसको हम इंसिडेंट पॉइंट A मान लेते हैं। अब इसमें अगर लैंग्वेज आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि माना, ध्यान रहे आप, ध्यान से देखते जाइए, आपका लैंग्वेज स्वयं ही बन जाएगा। माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 द्वारक का जिसके सामने एक वस्तु OO' रखा हुआ है, वस्तु O' से आने वाली प्रकाश की किरण बिंदु A पर आपतित होती है और परावर्तित होकर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य आपतन बिंदु A को C से मिलाने पर इसका अभिलंब AC प्राप्त होता है। अब यहां तक आपका हो गया। डिस्टेंस लिख देंगे, P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f है, और P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। इसमें भी वही रूल लगेगा। यहां पे अगर देखा जाए पूरा बात, यहां पे पूरी जो है लैंग्वेज लिखेंगे कि यानी चूंकि A आपतन बिंदु है, O' क्या है, आपतित किरण, क्योंकि ये दर्पण की तरफ आ रही है, यानी O' आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है, यानी इसको हम मान लेते हैं an अभिलंब है। तो उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। इसी प्रकार से आप ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, इसको हम m मान लेते हैं, ये मान चुके हैं, इसको हम x मान लेते हैं। ax क्या है आपका परावर्तित किरण और an क्या है अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण बनेगा वो r बनेगा। चलिए यहां पे हम लिखेंगे, चूंकि आपतन कोण
आपतन कोण, कोण ओ डैश ए एन बराबर आई, परावर्तन कोण ये आपका हो जाएगा कोण एन ए एक्स बराबर आर, और परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता ही है। और कुछ चीजें हम इसमें ले लेते हैं, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, शीर्षाभिमुख क्या होता है, एक्स टाइप, यानी जब एक्स की तरह जो है आपका कोण बनता है, देखिए ये आपका सीधी रेखा है, ये आपकी सीधी रेखा, यानी एन ए एक्स जो कोण होगा वो एफ ए सी के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कोण एफ ए सी बराबर कोण एन ए एक्स, यानी एन ए एक्स की वैल्यू क्या है आर। चलिए एफ ए सी की वैल्यू हमको मिल गई, कोण एफ ए सी की वैल्यू हमको क्या मिल गई आर। फिर संगत कोण के प्रमेय से अब की बार हम लगाएंगे संगत कोण, ध्यान रहे इसमें दो प्रमेय केवल लग रहे हैं, शीर्षाभिमुख और संगत। संगत कोण के प्रमेय या नियम से संगत कोण क्या कहता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही ओर बने हुए संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये रेखा सीधी है और ये रेखा दोनों आपस में समांतर है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर है, तो ये कोण और ये कोण देखिए दोनों रेखाओं के एक ही ओर बने हुए हैं, तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे संगत कोण, यानी हम इसको कह सकते हैं कि कोण ACF इज इक्वल टू कोण O डैश AN। अगर ऐसा हुआ तो कोण ACF बराबर हो जाएगा I, यानी ये कोण आपका हो गया I और ये कोण हो गया R। हमको ये दोनों बराबर मिल गया। अब हम यहां पे लेंगे, चूंकि त्रिभुज कौन सा आपका त्रिभुज बन रहा है AFC में, त्रिभुज AFC में क्या बराबर आया है, कोण FAC बराबर कोण ACF, यानी आपका R बराबर I। तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों कोण बराबर है तो हम यहां लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर कोणों के सामने की भुजा, चूंकि कोण बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर, और अगर कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि इसलिए कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, आई के सामने की भुजा, आई के सामने की भुजा है AF त्रिभुज के लिए, और R के सामने की भुजा है CF, ये आपका हो जाएगा AF और CF। फिर एक इंपॉर्टेंट रूल हमने बताया था, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तब क्या बराबर आपका हो जाएगा, जो AF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PF के इक्वल हो जाएगा, यानी AF बराबर PF। और अगर ऐसा है तो AF की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, PF, यानी ये हो जाएगा PF बराबर CF। अब सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं P से, यानी यहां तो P आ चुका है, इसका मतलब ये P से मेजर हो रहा है, लेकिन यहां P नहीं आया है, तो इसको हम P के रूप में तोड़ेंगे, यानी CF को हम क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PF, ये आपका हो जाएगा PF, और इसको लिख सकते हैं PC माइनस PF। PF को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2PF बराबर PC। अब डिस्टेंस को आपको लिखना है, ध्यान रहे P से लेकर F तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल f, और P से लेकर C तक का डिस्टेंस है स्मॉल r। आपको अभी पहले हमने बताया था कि दर्पण में वस्तु की ओर जो भी डिस्टेंस हम मापेंगे वो निगेटिव के साथ रखेंगे, और वस्तु के दूसरी ओर, ये मत कहिएगा कि इमेज की ओर, हम वस्तु की ओर और वस्तु की दूसरी ओर ऐसा बोलेंगे। तो वस्तु की ओर के डिस्टेंस निगेटिव और वस्तु के दूसरी ओर यानी दर्पण के दूसरी ओर हो जाएगा उधर की दूरियां पॉजिटिव। तो हम वस्तु की ओर नहीं माप रहे हैं, वस्तु की दूसरी ओर माप रहे हैं, तो ये सारे डिस्टेंस हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव, यानी
यहाँ पे जो भी पी एफ का मतलब एफ रखा जाएगा वो पॉजिटिव रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2f और पीसी की वैल्यू जो है वो स्मॉल आर, यानी कुल मिला के यहां आपको मिल जाएगा f इज इक्वल टू r बाई 2। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। उम्मीद करते हैं ये सारे डेरिवेशन दोनों आपको समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और ध्यान रहे कि इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने के लिए आएंगे। ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी, या एक दर्पण की फोकस दूरी दिया है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। चलिए तो इसके आगे हम लेंस के दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का डेरिवेशन पढ़ेंगे।